अब सबसे पहले जो पायरुवेट है जब फर्दर ये आगे प्रोसेस्ड होगा क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे उसमें एक यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, एक वक्त में एक दो आएंगे तो दो रिमूव होंगे, इसको कहेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। साथ ही NADH में कन्वर्ट होगा, जैसा कि स्टेप का नाम ही ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। कोएंजाइम A इसमें ऐड होगा, कोएंजाइम A की एडिशन होगी और कोएंजाइम A ऐड होने के बाद ये सारी चेंजेस आने के बाद यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा दैट इज द एसिटाइल कोएंजाइम A। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा और इस एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर कार्बन जो है वो दो हैं। यहाँ पर कितने कार्बन थे? पायरुवेट में 3 कार्बन है, इससे पहले हमने इसका फॉर्मूला भी लिखा। यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक कार्बन है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गए। सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अब इसके अंदर देख लें, अगर हम कहें कि टोटल NADH यहाँ कितने बने हैं, टोटल 2 NADH बने हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकले हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है इस स्टेप के अंदर नो ATP प्रोडक्शन, यहाँ पर ATP प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी, ये याद रखना है। सिर्फ एक ही स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, यहाँ पर ATP प्रोडक्शन नहीं होती है। दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड which is also called the link reaction and it's the second step of the aerobic respiration। इसके बाद आगे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल किस तरह से चलेगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम A ये क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा और यहाँ पर एक कंपाउंड है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट, कार्बन इसके अंदर 4 है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा विच इज कॉल्ड द सिट्रेट और ये 6 कार्बन कंपाउंड, कार्बन 6 इसके अंदर हो। अब सिट्रेट जो है इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलते हैं, सिट्रेट के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इन 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको TCA साइकिल भी कहते हैं। और इसी वजह से इसको सिट्रिक एसिड, सिट्रेट है इसे इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहेंगे। तो याद रखना जो पहला कंपाउंड बनता है उसकी वजह से इसका नाम सिट्रिक एसिड कहा गया। अब जो सिट्रेट है फर्दर ये आगे प्रोसीड होगा अपने आइसोमर में, आइसोमराइजेशन होगी, इसको कहेंगे आइसोसिट्रेट, ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और यहाँ से कोएंजाइम A जो है वो वापस चला जाए। आइसोसिट्रेट के आगे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन NAD कन्वर्ट होगा NADH में और यहां से 7 कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी। यहां पर कार्बन 6 है, यहां ऑक्सीडेशन और डी कार्बोक्सिलेशन के बाद जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है इसके अंदर कार्बन 5 होंगे। अब इसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है यहाँ पर कुछ स्टेप्स आएंगे। यहाँ एक तो NADH में कन्वर्ट होगा और साथ यहाँ से भी डी कार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और रिजल्टेंट जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सक्सीनेट। और सक्सीनेट जो होगा इसके अंदर कार्बन 4 हो जाएंगे क्योंकि कार्बन एक और निकल गया, डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होगी। अब इस स्टेप के रिजल्ट के अंदर साथ यहाँ पे वाटर की एडिशन भी होती है, वाटर भी ऐड होगा। अब इस स्टेप के रिजल्ट में यहाँ पर एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस क्या होगा, उस प्रोसेस के रिजल्ट में GDP गुआनोसिन डाइफॉस्फेट GTP में कन्वर्ट होगी, GDP GTP में कन्वर्ट होगी। अब इसके बाद जब GDP GTP में कन्वर्ट होगी तो वो फ्री एनर्जी फिर से GTP से जब GDP में कन्वर्ट होगी तो इस जगह पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसके रिजल्ट में ADP से एक मॉलिक्यूल बनेगा ATP का। तो इस रिएक्शन के अंदर एक ATP का मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट होता है। तो यहां याद रखना है कि रिएक्शन कौन सा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सीनेट, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। डायरेक्ट ATP नहीं बनता, यहाँ पहले GTP बनता है, GTP ब्रेक करेगा उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो ATP बनाने में यूज होगी। तो यहां पर क्रेब्स साइकिल के अंदर एक ATP हमारे पास बनेगा। सक्सीनेट फर्दर आगे प्रोसीड होगा,
यहां पर फिर से ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन अब FAD यूज होगा NAD की बजाय, फ्लेवन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और FAD जो है वो FADH के अंदर कन्वर्ट होगा, FADH2 के अंदर कन्वर्ट हुआ, और यहां पर फिर से ऑक्सीडेशन है, और सक्सीनेट जो होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू द फ्यूमरेट। कार्बन में कोई चेंज नहीं आएगी। अब फ्यूमरेट आगे इसके अंदर यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, हाइड्रेशन होगी, और यहां से कंपाउंड बनेगा मैलेट, कार्बन 4 ही रहेंगे, और मैलेट फर्दर आगे ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और यहां पर भी ऑक्सीडेशन होगी, NAD जो होगा वो NADH में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर भी एक NADH बना, यहां पर एक NADH बना, यहां पर एक NADH बना। सो दिस इज द क्रेब्स साइकिल। ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल। अब इसमें क्या क्या प्रोडक्शन हो रही है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि NADH को हमने याद रखना है, आगे जाके उन्होंने यूज होना है, इलेक्ट्रॉन को देना है मजीद एटीपी बनाने के लिए। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर अगर हम आए कि क्रेब्स साइकिल की कैलकुलेशन हम यहां पे करते हैं, इसके अंदर टोटल NADH फॉर्मेशन टोटल कितनी हो रही है। टोटल का मतलब ये होगा कि जब ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होनी, अब कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए पायरुवेट 2 हैं, 2 पायरुवेट ने प्रोसेस होना। तो यहां पर भी देखें NADH बना तो एक था, लेकिन उन्होंने टोटल कितने लिखे थे, टोटल 2 लिखे हैं। उसकी वजह क्या, पायरुवेट 2 हैं। अब यहां पर 1 2 3 जो है वो बने, तो डबल कर देंगे तो कितने NADH बने, 6 NADH यहां बने, ये बात याद रखनी। इसके अलावा टोटल FADH2 प्रोडक्शन, टोटल FADH2 2 लिखेंगे, 1 बन रहा है लेकिन 2 लिखेंगे हम, क्योंकि 2 दफा साइकिल चलेगा। इसके अलावा टोटल ATP प्रोडक्शन, अब टोटल ATP प्रोडक्शन यहां पर 2 मॉलिक्यूल होंगे, और 2 मॉलिक्यूल ATP बनेंगे, क्योंकि टोटल की बात की गई है, एक साइकिल में 1 बनेगा। अब सवाल कैसे आ सकता है, अगर तो पूछा जाए सिंगल क्रैब साइकिल में कितने ATP बनते हैं, 1 बनेगा। या अगर सवाल आ जाए हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी तो फिर पायरुवेट दोनों प्रोसेस हो गए, इसका मतलब फिर आप 2 लिखेंगे। तो ये जो प्रोडक्शन हो रही है, सारी की सारी चीजें आपने इसके अंदर याद रखनी है कि क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आ रही हैं। अभी तक आपने याद रखना है कि कहां पर कितने ATP बने हैं, 2 ATP यहां बने हैं, इससे पहले 2 ATP नेट प्रोडक्शन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बने हैं। अब ये जो दोनों ATP की प्रोडक्शन हो रही है, इसके लिए हम एक फिनोमेना यूज करते हैं कि ये जो ATP प्रोडक्शन हो रहा है along with the glycolysis, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से यहां भी 2 ATP बने और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। लेकिन इसके बाद जो है ज्यादा जो ATP प्रोडक्शन होनी है वो होगी केमियोस्मोसिस से, जिसको हम डिटेल के अंदर आगे हम डिस्कस करेंगे कि केमियोस्मोसिस किस तरह से होगी और उसमें कितने ATP बनेंगे। लेकिन यहां तक जो ATP की कैलकुलेशन है अभी तक आपने इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे।